ओके, अब आपके पास आ रहा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1986 एसीए। ठीक है, एसीए में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है आर्बिट्रेशन का पार्ट, दूसरा आता है कंसिलिएशन का पार्ट। सबसे पहले आर्बिट्रेशन पार्ट को कवर करने। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या निकल के आता है, सबसे पहले एक मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या होता है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आर्बिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है, आपको कोर्ट वगैरह के चक्कर वगैरह नहीं कटवाने हैं, नहीं जाने हैं वहाँ पर, और आपको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ऑल्टरनेट मेथड अपनाना है, तो आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर मेथड है ये, एडीआर का, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काफ़ी पॉपुलर मेथड है, वो आर्बिट्रेशन है। अच्छा, आर्बिट्रेशन में होता क्या है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इज सबमिटेड टू वन और मोर न्यूट्रल पर्सन्स। अच्छा, मतलब क्या होगा, आर्बिट्रेशन है क्या एक्चुअली में, आर्बिट्रेशन क्या, आर्बिट्रेशन के अंदर आप क्या करते हो, दो या दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पार्टीज होती है, दो पार्टीज ही होंगी ऑफकोर्स। ठीक है, वो पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती है, पहले डिसाइड कर लेती है किसी डिस्प्यूट होने के पहले या फिर डिस्प्यूट होने के बाद। अगर वो पहले डिसाइड करती है तो उसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज, जो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर वो कंटेंट होता है कि भाई उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था। अगर वो बाद में डिसाइड करती है डिस्प्यूट होने के, तो उसको हम कहते हैं सेटलमेंट, उसको सेटलमेंट कहा जाता है, या फिर हम उसको सेपरेट क्लॉज कहते हैं उसको, या सेपरेट एग्रीमेंट कहा जाता है उसको। ठीक है, सबमिशन एग्रीमेंट भी कहा जाता है उसको। तो उससे तुम्हारा एडीआर हो सकता है। एडीआर की कुछ कंडीशंस या कुछ फीचर्स होते हैं कि इट्स वन ऑफ द यूज्ड कॉमनली मेथड ऑफ एडीआर। ठीक है, और आर्बिट्रेशन, उसके बाद तुम्हारा आर्बिट्रेशन का दूसरा आता है कि आर्बिट्रेशन जो तुम्हारा है वो अग्रीड इन राइटिंग होना चाहिए। अग्रीड इन राइटिंग का मतलब क्या होता है कि उन्होंने साइन वगैरह किया हो, रिटन में ही हो, नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता। एक तो उन्होंने साइन वगैरह किया हो ये होता है, दूसरा होता है कि मान लो आर्बिट्रेशन में आपको मिलेगा आगे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ भेजा लिख के, ठीक है, दूसरी पार्टी ने उसको लिख के भेजा। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि हम 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन आपको बेचेंगे, और आपने बोलते कि ठीक है 80,000 रुपये का बेच देना। ऐसे करके हमारे बीच में एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहा था। तो एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमारी डील फाइनल हुई, अब किसी डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलरली लिखा था, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, इसके पास जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए। तो अगर हमने एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी किया है, भले हमने साइन ना किया हो, तो ऑलवेज इन साइनिंग नहीं होता है। अगर हमने एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया तो भी मान लिया जाएगा, इंप्लाइड होगा कि हाँ आपने इसको साइन किया है। ऐसे निकल के आता है कि मान लो आपने जो अग्रीमेंट साइन किया है, उस अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन की बात नहीं लिखी है, लेकिन उस अग्रीमेंट में लिखा है कि डिटेल्स के लिए आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन की बात लिखी हुई है, यानी कि थर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड स्टेटमेंट है, उसमें पूरी बात लिखी हुई है, तो वहाँ से भी आर्बिट्रेशन आपका आ जाता है। फिर एक फीचर होता है कि आर्बिट्रेशन के लिए सारे के सारे डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन में नहीं लिखे सकते। फॉर एग्जांपल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, या फिर क्रिमिनल मैटर्स है, या फिर रेवेन्यू मैटर्स हैं, इनको आर्बिट्रेशन में नहीं लिखे जा सकते। इसके लिए लॉ ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने मना कर रखे हैं। फिर आता है कि एक फीचर होता है कि आर्बिट्रेशन में जो चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है, व्हाट्सएवर हैज़ बीन गिवन टू आर्बिट्रेशन, उसके लिए आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोर्ट के थ्रू आप लिटिगेशन वगैरह नहीं करोगे साइमल्टेनियसली। आर्बिट्रेशन के लिए आपने वो डिस्प्यूट बोला हुआ था, तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए ही जाएगा। फिर आता है कि जो आपका आर्बिट्रेटर होता है, या फिर इसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है तो उसको हम आर्बिट्रेटर कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं वहाँ पर तो हम उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा या आर्बिट्रेटर्स होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं और इम्पार्शियल होते हैं। फिर आता है कि जो भी अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड जो वो फाइनल करते हैं, वो हमारा फाइनल होता है। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड जो भी उन्होंने किया है, इट इज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट की तरह होता है। उसको आप चैलेंज वगैरह ऐसे नॉर्मली तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ग्राउंड है जिसकी बेसिस पर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। देन कम्स की आपकी जो फ्रीडम होती है। आर्बिट्रेशन का मेन फायदा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है आर्बिट्रेशन के अंदर। आर्बिट्रेशन का होता है कि जो आर्बिट्रल होता है ना, आर्बिट्रेटर होता है, जिसकी बार बार बात करें, आर्बिट्रेटर जो बंदा होता है, इट इज़ म्यूचुअली डिसाइडेड, यानी कि दोनों पार्टीज आपस में मिलकर किसी भी बंदे को, किसी भी एक्सपर्ट को, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि हम आपको एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले को कोई पनीर सप्लाई कर रहा है, तो हम किसी हलवाई को बनाना चाहते हैं आर्बिट्रेटर, यू कैन मेक देम द आर्बिट्रेटर। किसी भी एक्सपर्ट को आप आर्बिट्रेटर बना सकते हो, यानी कि जिस बंदे को बनाना है, इट इज़ अ फ्रीडम टू चूज बिटवीन दी पार्टीज। ठीक है, एक्सपर्ट का इवैल्यूएशन रहेगा, स्पीडी रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि जो टाइम ऑफ आर्बिट्रेशन है या जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है, कब होना है, कैसे होना है, वो आप आपस में डिसाइड करते हो, इसलिए वो स्पीडी रहने वाला है। प्लेस आप आपस में डिसाइड करते हो, लैंग्वेज भी आप आपस में डिसाइड करते हो। इसकी प्रोसीडिंग जो है वो ओरल भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिटन ही हो। कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के बीच के डिफरेंसेस देखते हो, तो आर्बिट्रेशन के बीच में जो जज होता है वो आप सेलेक्ट करते हो, लिटिगेशन में नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आर्बिट्रेशन का जो होता है वो सीपीसी वगैरह फॉलो नहीं करता है, लिटिगेशन जो है वो पूरा प्रॉपर सीपीसी को फॉलो करता है। इसके बाद आर्बिट्रेशन का कहाँ पर करना है, प्लेस क्या होता है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, जहाँ करना है वहाँ करवा सकते हो। लिटिगेशन के केस में
आपका जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट डिसाइड होता है कि वहीं पे ही होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी आर्बिट्रेशन के मेंटेन में ज़्यादा होती है क्योंकि 2 ही 3 बंदे इन्वॉल्व है। लिटिगेशन के केस में भी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि लिटिगेशन जो होगी सुप्रीम कोर्ट की दे विल गो लाइव, तो वो तो आपकी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती है। फाइनलिटी ऑफ डिसीजन अपील नहीं पॉसिबल होती है आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट, हालांकि कुछ कंडीशंस अगर आपकी जो लिखी हुई है वो सेटिस्फाइड है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर 3 महीने के अंदर। और कोर्ट का तो आपको पता है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जाओ, ऐसे करके आप अपील कर सकते हो। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के अगर एनफोर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इट्स ईजिली टू एनफोर्स। ऐसा नहीं है कि कोर्ट वाला इन्फोर्स नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट वाला जो है विदेशों में इन्फोर्स करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। आर्बिट्रल के लिए बोला हुआ है कि इट कैन बी इन्फोर्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया इजीली। फिर कुछ डेफिनेशन जो दे रखी हैं, डेफिनेशंस क्या, आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन का हम समझ सकते हैं, आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रल एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अंदर हमने बोला है कि 2 एग्रीमेंट्स, यानी कि अगर किसी भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ आर्बिट्रेशन का तो वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाएगा। और डिस्प्यूट होने के बाद अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो कि हम आर्बिट्रेशन के पास जीके जाएंगे, जिसको हम सबमिशन एग्रीमेंट या फिर सेपरेट एग्रीमेंट कहते हैं, तो उसको भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहा जाएगा। आर्बिट्रल अवार्ड बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, वो सारे के सारे अवार्ड जो आर्बिट्रेशन में दिए जाते हैं, भले वो इंटरम अवार्ड दिया जाए या फाइनल अवार्ड दिया जाए, वो सेटलमेंट अवार्ड दिया जाए, करेक्शन अवार्ड दिया जाए, सारे के सारे आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक बंदा होता है, सोलह आर्बिट्रेटर कहलाएगा, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, तुम्हारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेगा। कोर्ट, इसके अंदर 2 कोर्ट्स निकल के आते हैं, एक आपका होता है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट यानी कि छोटा वाला कोर्ट, एक आपका इंटरनेशनल वाला भी निकल के आता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन्वॉल्व होता है। बेसिकली अगर हम कोर्ट्स की बात करें, ये खुद भी पढ़ लो आप एक बार, अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो जनरली जो हमें आगे सेक्शन में मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट इन्वॉल्व होता है, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तो आपका सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज जो है वो हैबिटेंट है लेकिन आउटसाइड इंडिया की हैबिटेंट है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है एक पार्टी जो कि इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया थी, या फिर कोई एसोसिएशन है, या फिर कोई गवर्नमेंट है जो फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है, नहीं कोई एक पार्टी जो है जो विदेश की है, या कोई बंदा था जो नेचुरली विदेश रहने लगा है, भले सिटीजन ऑफ इंडिया हो, रेजिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया, तो भी उसको हम बोलेंगे कि इट इज अ केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। फिर निकल के आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन सा बनता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो प्रेजेंट करने वाला डिसीज पार्टी उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और पार्टी टू आर्बिट्रेशन यानी कि जो पार्टी एक तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होती है उसको पार्टी कहते हैं। आर्बिट्रेशन agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration or all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, यानी कि उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है, और सारे के सारे डिस्प्यूट जो उनके बीच में होते हैं या कुछ डिस्प्यूट जो उनके बीच में होने वाले हैं जो आर्बिट्रेशन को सबमिट हो सकते हैं, वो आर्बिट्रेशन को हम सबमिट करेंगे, डिस्प्यूट उनके पास लेके जाएंगे, तो उसको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। अगर किसी भी एग्रीमेंट में ऐसा रिटन में डिसाइड होता है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है जो कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, या फिर सेपरेट एग्रीमेंट के नाम पे भी हो सकता है। इट शैल टू बी इन राइटिंग, हमेशा रिटन में हो गई होगा। जो डॉक्यूमेंट होता है वो साइंड होगी पार्टीज के द्वारा। एक्सचेंज ऑफ लेटर्स को, टेलीग्राम्स को या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो साइन नहीं होते उसको भी मान लिया जाता है कि होगा, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला, दूसरी पार्टी ने कंसेंट दे दिया अपना तब। और अगर थर्ड, एक्सचेंज ऑफ सेटलमेंट्स में नॉट बी डिनाइड बाय द अदर पार्टी, उसको मान लेते हैं। और एक बोला हुआ है कि अगर आप थर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करते हो, रेफरेंस से देते हो किसी में और उसमें आर्बिट्रेशन की बात लिखी थी तो भी उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लिया जाता है। फिर आपके पास निकल के आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्लियर कंसेंट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए। पार्टीज का क्लियर कंसेंट यानी कि क्लियरली वो अग्री कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन में किस डिस्प्यूट को लेके जाएंगे, ठीक है, डिस्प्यूट को लेके ही जाएंगे। कोई इट कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन कि अगर बारिश होगी उस दिन तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, या फिर ऐसी कोई सर्कमस्टांस होगी तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इट इज क्लियर कि आर्बिट्रेशन में जाना है कि नहीं जाना है, सिंपल। रिटन एग्रीमेंट होगा, 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में भी क्रिएट हो सकता है। लीगल रिलेशनशिप जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स अदर पार्टी वो आपकी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक पार्टी है तो दूसरे पार्टी की भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एक पार्टी अगर किसी को सप्लाई कर रही है उधर से बदले में क्या सप्लाई होगा वो भी बताना चाहिए। और पार्टीज की जो कंसेंट है वो क्लियर होना चाहिए, पार्टीज पूरा क्लियरली बताएंगे कि दे विल बी बाउंड बाय द आर्बिट्रल अवार्ड। इसके बाद निकल के आता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट्स। आर्बिट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक डिस्प्यूट ना हो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई डिस्प्यूट के लिए लिखा था, जब वो डिस्प्यूट अग्री हो जाएगा, जब वो डिस्प्यूट हो जाएगा या अग्री मतलब निकल के आएगा, तब आपका एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट्स के केस में आपका आर्बिट्रेशन के लिए चला जाएगा। सारे के सारे डिस्प्यूट्स या कुछ डिस्प्यूट जो भी होते हैं वो सारे के सारे आप आर्बिट्रेशन के लिए लेके जा सकते हो। डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में तब नहीं लेके जा सकते जब वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता है। मतलब कि हमने बोला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर्स के कुछ डिस्प्यूट होते हैं, वो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते तो वो नहीं जाएंगे। सिग्नेचर, पार्टी आपका आर्बिट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो सारी की सारी पार्टीज साइन करेंगी, ये एक फीचर है इसका, और साइन मान लिया जाएगा, अज्यूम कर लिया जाएगा अगर उनको एक्सचेंज ऑफ लेटर या इन्फॉर्मेशन उनके बीच में हुई थी तो।
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बार बार वही चीज़ आती है कि एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है या प्रिंसिपल एग्रीमेंट होता है जिसको हम आर्बिट्रेशन क्लॉज कहते हैं, दूसरा आपका सबमिसिव एग्रीमेंट या फिर सेपरेट एग्रीमेंट को हम कहते हैं इसका पार्ट, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 16 के अंदर निकल के आता है व्हाट इज द कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल इट्स ओन जुरिडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे हमने बोला है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो आपका बंदा है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रहेगा क्या, तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये बंदा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि वी विल डिसाइड वन पर्सन, वी कैन से कि इस क्वालिफिकेशन का अगर कोई बंदा होगा तो हम उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना लेंगे। वो सीए होना चाहिए विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हमने 3 years ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी थी। अब किसी सीए को आपने अपॉइंट कर दिया बट यू आर सेइंग कि इसके पास 3 साल का नहीं 2.5 साल का एक्सपीरियंस था, तो अगर ये चूज़ करना है कि ये सीए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि हमने कुछ कंडीशन रखी थी उस पर्टिकुलर के अपॉइंटमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर बंदे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, क्या उसको हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये चीज़ भी वही बंदा डिसाइड करेगा। तो इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी कि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है वो भी वही डिसाइड कर लेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑन द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें निकल के आती है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो आपका था वो वैलिड है कि नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करना है तो भी वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं था वो बंदा जो अपॉइंट होना चाहिए था, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही गलत है और आप आर्बिट्रेटर से ये बात कहते हो, उसके बाद भी वो चीज़ मतलब एक तरीके से नज़रअंदाज करके आर्बिट्रेशन का अवार्ड फाइनल कर देता है, तो अवार्ड के आने के बाद फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हो। उससे पहले आपके पास कोई भी ऐसी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है कि कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी चीज़ आपके हित में हो वहाँ पर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। फिर आता है दोबारा कि वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस और द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रल एग्रीमेंट, देन द आर्बिट्रेशन clause which forms part of the contract shall be treated as an agreement independent of other terms of the contract, and a decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल दो बंदों ने बीच में डिसाइड किया था कि आई विल सप्लाई यू दिस थिंग, यू सप्लाई मी दिस थिंग, वो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था वो वैलिड नहीं है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लो वॉइड ऑफ इनिशियो कोर्ट ने करार कर दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो वैलिड इनवैलिड हो गया या फिर वो सही नहीं था या वो उसको बोल दे कि इसको कंप्लाई नहीं किया पूरी तरीके से, तो आपका जो उसमें आर्बिट्रल क्लॉज था वो आर्बिट्रल क्लॉज भी आपका नल एंड वॉइड हो गया। आर्बिट्रल क्लॉज जो उसमें डला हुआ था उसकी एक सेपरेट इन्फो, मतलब वो एक सेपरेट होता है, इट इज सेपरेट फ्रॉम दी आपका आर्बिट्रेशन का जो पूरा एग्रीमेंट है, तो उसके पास अभी भी अपनी वैलिडिटी रहेगी ही रहेगी। A plea that the arbitral tribunal is exceeding the scope of its authority shall be raised as soon as the matter alleged to beyond the scope of the authority is raised during the arbitral tribunal। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था कि 4 मेथड्स हैं जो डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास हम लेके जा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 5वां मैटर भी उठा लिया, तो जैसे ही किसी पार्टी को पता चलेगा तो पार्टी तुरंत ही ऑब्जेक्शन रेज करेगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आसपास, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने 15 दिन का टाइम मेनली आगे जाके दे भी रखा है, इसको स्पेसिफाई कर रखा है कि 15 दिन का टाइम होता है आपके पास कि आप रेज करो ऑब्जेक्शन कि दिस इज नॉट अ स्कोप ऑफ यू, और आपको इसको उसके बाद वो उसको ओवररूल करेगी या क्या करेगी वो उसमें आ जाता है। टर्मिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है। एक तो म्यूचुअल कंसेंट से आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट करना है, आप कर दो। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया था जिसमें आर्बिट्रेशन की बात लिखी थी वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही आपका एक्सपायर नहीं हुआ है, कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि ब्रिज बनेगी, ब्रिज बनने के 10 साल तक, ब्रिज बनने के 10 साल तक अगर कुछ भी होता है तो हम आपको स्यू करेंगे, आप हमें स्यू कर देना, ऐसे करके लिखा 10 साल हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया, 10 साल हो चुके हैं, तो फिर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर पूरे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मतलब पूरा कंप्लीट हो गया तो आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। अच्छा, कोई पार्टी ब्रीच कर देती है, कोई पार्टी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें लिखी होती है कि हम ये करेंगे आप ये करना, किसी पार्टी ने वो पहली चीज़ नहीं करी जिसके बदले दूसरी पार्टी कुछ और चीज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सप्लाई यू फ्रूट्स यू विल गिव मी मनी, मैंने फ्रूट्स का सप्लाई नहीं किया तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर फ्रूट्स का सप्लाई नहीं किया तो इतनी की पेनल्टी पे नहीं कर सकती है, उसने कहा कि मैंने सप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, उसने ब्रीच कर दिया, उसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो भी लिखा है उसको नहीं माना, तो ब्रीच करने पर ऐसा नहीं कि जो एग्रीमेंट है वो आपका टूट जाएगा या एग्रीमेंट आपका अलग हो गया, एग्रीमेंट वैलिड फॉलो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट जो आपका क्लॉज था वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के चक्कर में वहाँ पर अभी भी रहेगा और इसके चक्कर में सामने वाली पार्टी उसको स्यू कर सकती है। देन कम्स ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर कह दिया जाता है कि अब आपका अग्रीमेंट ही नहीं रहा, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर अग्रीमेंट नहीं रहा तो फिर आपका दूसरा वाला जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो भी नहीं रहेगा, मतलब आर्बिट्रेशन का क्लॉज भी आपका एक्सपायर कर जाएगा। इसके बाद है कि अगर कोई बंदा डेथ हो जाती है, किसी बंदे की डेथ एक्सपायरी हो जाती है तो उस चक्कर में आपका आर्बिट्रेशन जो क्लॉज है एग्रीमेंट है वो आपका चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, कौन कौन बंदा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अपॉइंट हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर आता है
कि जो आर्बिट्रेटर है वो रिटन में डिस्क्लोज भी करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा? अगर पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी उसका लगता है कोई भी रिलेशनशिप या कोई इंटरेस्ट था किसी भी पार्टी के साथ, भले फाइनेंशियल नेचर का हो, बिजनेस नेचर का, प्रोफेशनल नेचर का हो या किसी भी नेचर का हो, जो जस्टिफिएबल ग्राउंड दे सकता है, उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर सकता है, वो इन चीज़ों को रिटन में डिस्क्लोज कर देगा और साथ ही में बता देगा कि वो कितना टाइम डिवोट कर पाएगा, ताकि जो आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट, आपका जो आर्बिट्रेशन का जो भी वो है वो 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो रिटन में बता देगा कि फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन विल डिस्क्लोज कि मैंने ऋतिक रोशन को 10 लाख रुपए दे रखे हैं और इससे मेरे पास वापस नहीं आए हैं। अभी भी अगर ऋतिक को और ऐसे करीना कपूर को आर्बिट्रेशन में आना है तो वो आ सकते हैं। अब करीना कपूर आगे जाके इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती हैं कि अमिताभ बच्चन ने उसको 10 लाख रुपए दे रखे हैं, देयरफॉर हिज इंडिपेंडेंस इज क्वेश्चनेबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले ही डिस्क्लोज कर दी थी। फिर निकल के आता है कि ग्राउंड्स स्टेटेड इन द 5th शेड्यूल शैल गाइड in determining whether circumstances exist which give rise to justifiable grounds as to the independence or impartiality of an arbitrator। 5th शेड्यूल में ये वो सारे के सारे ग्राउंड्स लिखे होंगे जो जस्टिफिएबल डाउट्स रेज कर सकते हैं उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर या इम्पार्शियलिटी के ऊपर। 7th शेड्यूल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर 7th शेड्यूल में लिखी हुई चीज़ों पे आप आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि फादर का या सन का रिलेशनशिप या फादर डॉटर का रिलेशनशिप किसी बंदों में आता है तो उस बंदे को आप आर्बिट्रेटर नहीं बना सकते हो। तो अगर 7th शेड्यूल में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से आप आर्बिट्रेटर बन गए हो तो आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। भले आपने साइन कर लिया हो, आपने रिटर्न में कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, आप आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट हो सकते हो। हालांकि अभी भी आप चाहते हो कि इसको मूव भी कर ले। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन एंड शाहरुख खान वांट टू बिकम द पार्टीज एंड दे वांट टू अपॉइंट अमिताभ बच्चन एज द आर्बिट्रेटर। भले उन्होंने साइन कर लिया हो लेकिन वो 7th शेड्यूल को एक तरीके से वायलेट करते हैं तो वो नहीं बन सकते हैं। आफ्टर डिस्प्यूट अगर अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान स्टिल अग्रीज कि हम अमिताभ को ही अपॉइंट करेंगे, देन दे कैन अपॉइंट मिस्टर अमिताभ बच्चन एज द आर्बिट्रेटर। इसके बाद आता है कि आर्बिट्रेशन के जो भी अपॉइंटमेंट है उसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हो। किसी भी बंदे का अपॉइंटमेंट जो आर्बिट्रेटर के तौर पे हुआ था, अगर उसको आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप चैलेंज कर सकते हो इफ़ वो जस्टिफिएबल डाउट्स आता है उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर, इम्पार्शियलिटी के ऊपर, या फिर वो क्वालिफिकेशन वो पजेस नहीं करता जो पार्टीज ने अग्री किया था कि वो ये क्वालिफिकेशन पजेस करेगा। हालांकि वही चीज़ निकल के आती है कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के जो जस्टिफिएबल डाउट्स की बात हो रही है वो डाउट्स वो नहीं होने चाहिए जो उसने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया। अगर उसने पहले डिस्क्लोज कर दिया तो ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। 15 दिन का टाइम होता है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रेटर ने अपनी मतलब वो क्वालिफाइड नहीं है या फिर उसका स्कोप को वो वायलेट कर रहा है या फिर ये डिस्प्यूट नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। जैसे उसने वो चीज़ उठाई 15 दिन के अंदर आप उस चीज़ को अपोज भी करोगे। देन कम नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, आपका इवन आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता है। पार्टीज अगर डिटरमिन नहीं कर पाती कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आपके रहेंगे तो आर्बिट्रेटर एक होता है। पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, एक पार्टी दूसरी पार्टी को 30 दिन का नोटिस देगी, मतलब 30 दिन का नहीं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देगी चलो आर्बिट्रेटर एक अपॉइंट करते हैं, डिस्प्यूट हो गया इसलिए। दूसरी पार्टी को 30 दिन का टाइम है, अगर वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते तो ठीक है, नहीं तो इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आपका हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सिंगल पार्टी जो आर्बिट्रेटर बनाई जाएगी। अगर हमने तीन बोले थे कि 3 आर्बिट्रेटर बनाएंगे तो हर पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर बना देगी, या हर पार्टी मान लो पहली पार्टी ने ये कर दिया दूसरी पार्टी ने कर दिया और फिर वो तीसरा डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दोनों आर्बिट्रेटर तीसरे आर्बिट्रेटर को डिसाइड कर लेंगे। अगर वो दोनों नहीं कर पा रहे तो इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आपका सुप्रीम कोर्ट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर के केस में आपका हाई कोर्ट डिसाइड कर लेंगे किसको बनेगा, और वो दोनों चाहें मतलब फिर जो आर्बिट्रेटर्स दो आपके थे उनको निकाल दिया जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर भी 30 डेज वाली बात निकल के आ जाती है। आर्बिट्रेटर की ड्यूटीज़ क्या होती है? एक तो उसको आर्बिट्रल अवार्ड देना होता है। आर्बिट्रल अवार्ड वो जो देगा वो हमेशा साइनिंग में, वो हमेशा राइटिंग में ही होगा, साइंड बाय ऑल दी मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स उसको साइन करेंगे। मेजॉरिटी से वो पास होता है, मेजॉरिटी से भले वो पास होता हो लेकिन अगर कोई मेंबर आर्बिट्रल अवार्ड को अग्री नहीं करता तो वो रिटन में अपने रीजंस देगा, रिटन में रीजंस हमेशा देगा। अगर जो पार्टीज है वो मना कर देती है कि रिटन में रीजंस देने की जरूरत नहीं है तो वो रिटन में रीजंस नहीं देगा, नहीं तो उसको हर सर्कमस्टांस सिनेरियो में रिटन में रीजंस देने हैं कि वाई ही डज नॉट अग्री विद दी आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, फिर आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट इट्स डेट एंड द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन और साइंड कॉपी हर पार्टी को डिलीवर की जाएगी। मेजॉरिटी का डिसीजन होता है। यूनिलैटरल कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, हर पार्टी को कम्युनिकेट किया जाएगा। जो नोटिस होता है आर्बिट्रेशन का वो भी हर पार्टी को दिया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि वो प्रेजेंट करेगा अपने केस को। हालांकि हमने नोटिस दे दिया, उसको प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन उसके बाद भी अगर पार्टी नहीं आ पाती है तो एक्स पार्टी भी ये आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू की जा सकती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स को और जो भी अदर लॉज वगैरह है लॉज है उन सबको कंप्लाई करना ही करना है। आर्बिट्रेटर जो है वो कंप्लाई करेगा प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट यानी कंपनी ACA को कंप्लाई करेगा, अदर लॉज जो भी कंसर्न करते हैं उनको फॉलो करेगा, आर्बिट्रल प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा और एडजुडिकेट ओनली सच डिस्प्यूट्स व्हिच हैव बीन सबमिटेड टू हिम। जो डिस्प्यूट्स पार्टीज ने उसको सबमिट करे हैं उन्हीं को एडजुडिकेट करेगा, बाकी डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट नहीं करेगा। टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर खुद चाहे तो वॉलंटरली वो भी विड्रॉ कर सकता है। पार्टीज अगर आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसको निकाल सकती हैं। आर्बिट्रेटर अगर अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अनड्यू डिले आ रही है उसकी वजह से, तो भी उसको निकाला जा सकता है।
ठीक है। इफ अ कंट्रोवर्सी अराइजेज एज टू वेदर द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर हैज टर्मिनेटेड और नॉट एज पर सेक्शन 14(1)(a) जो अभी हमने पढ़ा है, मैंडेट टर्मिनेटेड है यानी कि अगर हमने वो अपने फंक्शंस को अनेबल है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में या अनड्यू डिले आ रहा है उसकी वजह से, तो एनी पार्टी में अप्लाई टू द कोर्ट एंड द कोर्ट शेड डिसाइड कि वो अपने फंक्शंस को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और अनड्यू डिले है उसकी वजह से कि नहीं है। अगर इस पर कोई भी कंट्रोवर्सी अराइज होती है तो कोई भी पार्टी कोर्ट के पास जा सकती है, कोर्ट डिसाइड कर देगा कि क्या है इसका। उसके बाद जो भी आर्बिट्रल अवार्ड टर्मिनेट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग तब टर्मिनेट होती है या फिर फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आपका रिलीज हो जाता है तब टर्मिनेट होती है। फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब होता है 5 डिस्प्यूट अगर सबमिट किए थे, 5 के ऊपर आपका आर्बिट्रल अवार्ड आ गया है तब आपको माना जाएगा कि ये सबमिट हो गया या फिर 12 महीने का टाइम हो चुका है। If the arbitral award is not made within 12 days from the date of completion of the proceeding, the mandate of the arbitrator comes to an end। यानी कि आर्बिट्रेटर तब भी निकाला जा सकता है क्योंकि 12 महीने हो चुके हैं। हालांकि इसका मतलब इसकी कुछ कंडीशंस है कि अगर हम चाहें तो पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर सकती है कि 12 महीने में आगे बढ़ा दे, कोई पार्टी कोर्ट में चली गई वो आगे पढ़ लेंगे 29A सेक्शन के अंदर। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो है वो चैलेंज भी हो सकता है। सेक्शन 12 और 13 को साथ में रीड करें तो 12(3) कहता है कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जो जस्टिफिएबल डाउट्स उसके इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के ऊपर रेज करते थे या फिर वो क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करता था जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, तो पार्टीज के पास 15 दिन का टाइम होता है कि 15 दिन के टाइम के अंदर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे ये चीज़ चैलेंज करे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब वो सोल आर्बिट्रेटर या फिर जो 2-3 बंदे आपका कोर्ट जो केस डिसाइड करते थे उन्हीं के सामने आपको वो चीज़ रेस करनी है। अगर पार्टीज खुद चाहे तो विड्रॉ कर सकता है ऑफिस से, अगर पार्टीज आपस में चाहेंगी तो पार्टीज भी अग्री कर सकती है। अदर पार्टी अग्री कर जाती है चैलेंज से तो अग्री दोनों पार्टीज मिलकर भी उसको हटा सकती है, खुद विड्रॉ कर जाता है। अगर वो विड्रॉ नहीं करता है या दोनों पार्टीज मिलकर उसको नहीं हटाती हैं तो वो आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। आर्बिट्रल अवार्ड आने के बाद आप क्या करोगे, आप एक एप्लीकेशन दे दोगे कोर्ट में सेक्शन नंबर 34 के अंदर कि आपका जो भी था 3 महीने की आपका टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर आप कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दे दो कि इसने जो भी किया है वो गलत किया है, क्यों किया है वहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद सेक्शन नंबर 29A के अंदर आता है कि टाइम लिमिट क्या होती है आर्बिट्रल अवार्ड की। डोमेस्टिक के केस में 12 महीने दिए गए, इंटरनेशनल के केस में बोला गया कि 12 महीने ही है, बट डोमेस्टिक के केस में 12 महीने शैल है, इंटरनेशनल केस में 12 महीने की है। आप कोशिश करना कि 12 महीने में कंप्लीट हो जाए। पार्टीज अगर चाहे तो 12 महीने को 6 महीने म्यूचुअल कंसेंट से आगे बढ़ा सकती हैं। अगर आर्बिट्रेटर ने 6 महीने के अंदर अवार्ड दे दो तो पार्टीज अगर एग्री करती हैं तो उसको एडिशनल फीस भी पे की जाएगी। अगर 12 महीने के अंदर या फिर जो पार्टीज ने टाइम एक्सटेंड किया था 18 महीने तक का टाइम कर देता, उसमें अगर वो आर्बिट्रेटर डिसाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आर्बिट्रेटर को मतलब उसको जो पीरियड है उसका वो लैप्स हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है, विड्रॉ कर लेगा या हट जाएगा। उसके बाद मैंडेट आपका टर्मिनेट नहीं करेगा अगर कोर्ट एक्सीड कर देता है टाइम को तो, या फिर कोर्ट के खिलाफ कोर्ट के सामने किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी, कोई एक पार्टी गई थी कोर्ट के पास और एप्लीकेशन लेके गई थी कि हमें ना जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है इसका जो टाइम है हमें बढ़वाना है। 12 महीने का टाइम था, अभी 12 महीने ना हुआ है, भले 11 महीने हो तो भी आप कोर्ट के पास जा सकते हो। कोर्ट के पास जिस टाइम के लिए आपकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उस टाइम के लिए वो आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड ही माना जाता है। कोर्ट उसके बाद डिसाइड करता है कि हमें 6 महीने या 7 महीने किस टाइम के लिए इसको आगे बढ़ाना है, कोर्ट उसको आगे बढ़ा सकता है। कोर्ट अनड्यू डिले के लिए भी अगर आर्बिट्रेटर की वजह से आ रही थी तो उसके 5% पर फॉर हर महीने के डिले के लिए 5% ऑफ सैलरी जो भी थी उसको पे हो रहा था रेम्यूनरेशन, वो डिडक्ट भी कर सकता है। OOBH उसको उससे पहले दिया जाएगा और सफिशिएंट कॉज वगैरह जो है वो कोर्ट सुनेगा पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से उसको आगे बढ़ाए। और अगर कोर्ट चाहे तो एक आर्बिट्रेटर को या सारे के सारे आर्बिट्रेटर्स को सब्सिट्यूट कर सकता है। सारे के सारे नए भी अपॉइंट हुए हैं और भले 1-2 सब्सिट्यूट हुए हैं, प्रोसीडिंग्स वहीं से शुरू की जाएंगी जहाँ पे प्रोसीडिंग्स को रोका गया था। आर्बिट्रल अवार्ड कितने टाइप्स के होते हैं आपके, एक फाइनल अवार्ड होता है यानी कि सारे के सारे डिस्प्यूट्स आपके सेटल हो गए। इंटरिम अवार्ड, कोई एक डिस्प्यूट सेटल हो गया तो वो इंटरिम अवार्ड होता है। सेटलमेंट अवार्ड होता है कि पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं। अच्छा, सेटलमेंट अवार्ड क्यों निकल के आएगा आर्बिट्रेशन के अंदर, पार्टीज आपस में सेटल क्यों करेंगी, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होता है इट इज़ अ डिग्री ऑफ अ कोर्ट, तो वो लिखित रिटन में होता है, डिग्री ऑफ अ कोर्ट की तरह होता है, इसलिए वो आपस में सेटलमेंट अवार्ड भी निकाल सकती है। एडिशनल अवार्ड का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रल का अवार्ड एक तरीके से दे दिया था, सारे के सारे हमने अवार्ड दे दिए थे, फाइनल अवार्ड मान लिया था, लेकिन किसी पार्टी को ये पता चला कि कुछ क्लेम था जो ओमिट हो गया आर्बिट्रेशन से ओमिट हो गया है, तो वो 30 दिन के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड के 30 दिन की रिसीप्ट के अंदर क्या करेगी, सामने वाली पार्टी को भी नोटिस देगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी नोटिस देगी और उसके बाद ट्रिब्यूनल के ऊपर जिम्मेदारी की वो 60 दिन के अंदर जब भी उसकी एप्लीकेशन आई थी उसके 7 दिन के अंदर जो है वो एडिशनल अवार्ड रिलीज करे। करेक्शन अवार्ड, किसी पार्टी का नाम गलत लिख दिया था या फिर कोई भी चीज़ें आपने तो थोड़ी बड़ी चीज़ें होती है अमाउंट इन रुपीज़ वगैरह गलत लिख दिया तो उसको ठीक करने के लिए आपका करेक्शन अवार्ड इशू हो सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 34, सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कैसे कर सकते हो, तो कोर्ट के पास कोई भी पार्टी 3 महीने के अंदर जा सकती है, 3 महीने के अंदर नहीं जा पाती है तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि 30 दिन का टाइम उसको हम और देते हैं, लेकिन सफिशिएंट कॉज आपको बताना पड़ेगा कि आप 3 महीने के अंदर क्यों नहीं आए थे हमारे पास। उसके बाद जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कोर्ट सेट असाइड करेगा सिर्फ तभी जब पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी और इनमें से कोई रीज़न था। पार्टी कहती है कि आई वॉज नॉट इन कैपेसिटी, यानी कि आई वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, ठीक है। पार्टी कहती है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो था वही इनवैलिड था। पार्टी कहती है कि हमें कोई प्रॉपर एग्रीमेंट या प्रॉपर नोटिस वगैरह नहीं सर्व किया गया था, इसलिए हम नहीं आ पाते, एक्सपर्ट ने डिसाइड कर दिया। उसके बाद पार्टी कहती है कि डिस्प्यूट जो है वो
वो फॉलो नहीं करते आर्बिट्रेशन के अंदर, या फिर जो कंपोजिशन आर्बिट्रेट प्रोसीजर की थी वो ठीक नहीं थी, तब इन सर्कमस्टांसेस में अगर कोर्ट अग्री कर जाता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके सेट असाइड कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड को। इनके अलावा भी अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो आपने आर्बिट्रल अग्रीमेंट किया था वो जो मैटर था या डिस्प्यूट था वो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकता था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था या फिर कोई मर्डर का केस था, ऐसे करके कुछ था, तो फिर वो चाहे तो कह सकती है कि द डिस्प्यूट इटसेल्फ वाज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो उसको सेट असाइड कर सकती है। और कह सकती है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड था वो आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। पब्लिक पॉलिसी वाला थोड़ा सा 3 पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कैसे था, अगर वो सेक्शन 75 यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीजर के अगेंस्ट जाता है, या सेक्शन नंबर 81 के अगेंस्ट जाता है, या फिर फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ को अगर आपका कॉन्ट्रावीन करता है, या फिर इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉरलिटी और जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, तो फिर आपका माना जाएगा कि वो गलत है। इसके बाद एक बोला गया कि कोर्ट के ऊपर ये है कि जैसे कोर्ट के पास कोई एप्लीकेशन आई थी 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट जो है आर्बिट्रल जो प्रोसीडिंग मतलब अवार्ड था या जो भी उसके ऊपर आया था उसको सेटिस्फाइड करने के लिए उसके पास 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर या फिर वो एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा या फिर वो अवार्ड को सेटिस्फाइड कर देगा। फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, सारी की सारी पार्टीज़ इससे बाइंड होती हैं और क्लेम एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर एनी पार्टी, यानी कोई अगर पार्टी एक्सपायर हो जाती है तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर ये अवार्ड बाइंडिंग होता है। उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इसका एनफोर्समेंट डिग्री ऑफ अ कोर्ट की तरह ही जैसे कोर्ट का डिसीजन होता है वैसे इसको भी एनफोर्स किया जाता है। अच्छा, एनफोर्स कब किया जाता है, द टाइम फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। टाइम एक्सपायर्ड हो गया मतलब कि एप्लीकेशन जो आप अपोज करने की कर सकते हो वो 3 महीने के अंदर कर सकते थे, तो 3 महीने का टाइम आपका एक्सपायर हो गया है, या फिर जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है। तब अगर मान लो एप्लीकेशन आपने दे दी है तो भी जो आपका आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा अगर आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लेके आते हो। तो स्टे ऑर्डर कोर्ट तभी देता है जब प्राइमा फेसी कोर्ट को ये लगता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था या बेसिस जो अवार्ड का था या मेकिंग ऑफ द अवार्ड था वो गलत है, तब आर्बिट्रेशन मतलब जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो आपका मतलब जो कोर्ट है आपका वो स्टे ऑर्डर पास कर सकता है, नहीं तो वो कोर्ट स्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा। अब निकल के आता है कंसिलिएशन। सेकंड टॉपिक है कंसिलेशन। कंसिलेशन का मतलब क्या होता है, कंसिलेशन का मतलब है ये भी एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेथड है, मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड नहीं है, डिस्प्यूट मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम आपस में वॉलंटरली डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि अच्छा आर्बिट्रेशन में भी हम वॉलंटरली डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पर भी आर्बिट्रेशन में हम रिटन एग्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम वॉलंटरली नेचर का होता है, हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं, वो जो है वहाँ पर साबित किया जाता है कि कौन सच है कौन झूठा है। यहाँ पर कंसिलेटर का ये रोल होता है कि ही म्यूचुअली डिसाइड्स कि दोनों के बीच में एक तरीके से कोई सेटलमेंट हो जाए, तो वो आपका कंसिलेशन के अंदर निकल के आता है। कंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो वॉलंटरी नेचर की होती हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोसीजर के अंदर, क्या प्रोसीजर आप अडॉप्ट करना है, स्पीडियर इनएक्सपेंसिव मेथड रखना है कंसिलेशन का, वो आप रख सकते हो। इसका भी जो अवार्ड होता है वो आपका फाइनल होता है, लेकिन सेटलमेंट अग्रीमेंट अगर सारी पार्टी से साइन कर दिया है तभी ये अवार्ड आपका फाइनल होता है। अगर मान लो सेटलमेंट अग्रीमेंट सारी पार्टी से साइन नहीं, कंसिलेशन के लिए चले गए थे लेकिन किसी पार्टी ने बीच में विड्रॉ कर लिया कंसिलेशन से, वो कोर्ट के पास चली गई, तो ऐसा वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंसिलेशन की मेन चीज़ क्या निकल के आती है, कंसिलेशन का प्रोसीजर ही इसकी मेन चीज़ निकल के आती है। उससे पहले नंबर ऑफ कंसिलेटर्स मोर देन 3 नहीं हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन में बोला था कि नंबर ऑफ जो आर्बिट्रेटर होता है वो इवन नहीं होगा, यहाँ पर इवन हो सकता है 1 2 3 कितने भी आपके कंसिलेटर हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर पार्टी अग्री नहीं करती तो 1 कंसिलेटर अपॉइंट होगा, अगर पार्टी अग्री कर जाती है तो आपके 2 कंसिलेटर अपॉइंट होते हैं। अगर दोनों कंसिलेटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक ने बोला ये चीज़ एक ने बोला ये चीज़, तो वो मैटर किसी और को रेफर किया जाएगा, मतलब वो कंसिलेटर किसी जो इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उसको रेफर कर देंगे, वो आपका जो चीफ होता है वो डिसाइड कर देगा कि वो खुद देख लेगा कि किसी और को रेफर कर देगा जो बता देगा कि कंसिलेशन आपका ठीक था कि नहीं था। इसके बाद 1 कंसिलेटर है म्यूचुअली डिसाइड कर लो, 2 कंसिलेटर एक एक अपॉइंट कर लो, 3 कंसिलेटर है एक एक अपॉइंट कर लो, वो कंसिलेटर बीच में डिसाइड करके एक और कंसिलेटर को अपॉइंट कर देंगे। यहाँ पर बोला है कि पार्टीज में टेक द असिस्टेंस ऑफ सूटेबल इंस्टीट्यूशन। सूटेबल इंस्टीट्यूशन है पर्सन, कोई सूटेबल इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर होता है जो आपके रूल्स में स्पेसिफाइड है, वो इंस्टीट्यूशन की आप हेल्प ले सकते हो, वो इंस्टीट्यूशन आप एक इंडिपेंडेंट कंसिलेटर को अपॉइंट करके आपको दे देगा। इसके बाद आता है कि सबमिशन, जैसे ही कंसिलेशन होता है उसके बाद जो कंसिलेटर होता है वो दोनों को पार्टीज़ को बोलता है कि भैया डिस्प्यूट जो था उसके बारे में हमें बताओ। दोनों पार्टी उसको रिटन में स्टेटमेंट देती हैं, हर पार्टी जो भी रिटन स्टेटमेंट कंसिलेटर को वो देगी वो दूसरी पार्टी को भी वो रिटन स्टेटमेंट या उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देती है। फर्दर रिटन स्टेटमेंट या फर्दर फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ द केस या डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अगर चाहे तो कंसिलेटर पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो हमें सबमिट कर दो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहे तो कंसिलेटर वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप सबमिट कर दो। इसके बाद सेक्शन नंबर 77 कहता है कि बार है ऑन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी जब कंसिलेशन चल रहा है तब आप आर्बिट्रल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं जा सकते हो। हालांकि अगर कोई बंदा कंसिलेशन से विड्रॉ करके वहाँ जाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। कंसिलेटर का रोल क्या होता है, कंसिलेटर का रोल मेन होता है कि वो असिस्ट करेगा पार्टीज़ को कि एक आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फॉर्मली हो जाए। कंसिलेटर आपका मतलब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखता है
उसका रोल होता है कि वो बस हेल्प करे टू सेटल द अवॉर्ड। सेटलमेंट के लिए क्या स्टेजेस होती हैं? अगर किसी भी टाइम पे कंसिलेटर को लगता है कि सेटलमेंट प्रपोज हो सकता है तो वो सेटलमेंट प्रपोज करेगा। सेटलमेंट हमेशा रिटर्न में नहीं हो सकता है, अपने खुद के इनिशिएटिव पे या पार्टीज़ के कहने पर जो कंसिलेटर है वो पार्टीज़ को बोलेगा कि आप अपने अपने बताओ कि आपको क्या क्या लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए। वो अपनी अपनी जो भी उनको लग रहा है वो पॉसिबल सेटलमेंट कंसिलेटर को सबमिट करेंगे। कंसिलेटर उनके बेसिस पर डिसाइड करेगा, पार्टी से बातचीत करता रहेगा। जब पार्टीज़ पूरी तरीके से अग्री हो जाएंगे तब उस अग्रीमेंट को रिटर्न अग्रीमेंट बना दिया जाएगा जो साइन कर जाएगा। एक बार अगर पार्टीज़ ने उस अग्रीमेंट को साइन कर दिया देन इट बिकम्स फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज़, और इसका भी एनफोर्समेंट डिग्री ऑफ अ कोर्ट की तरह होता है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हर पार्टी मेंटेन करेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन कंसिलेटर को दी जाती है वो पार्टी दूसरी पार्टी को भी देगी। हालांकि अगर स्पेशली स्टेट करती है पार्टी कि दिस इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी सर्कुलेटेड टू द अदर पार्टी, तो कंसिलेटर उस इन्फॉर्मेशन को अदर पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा और उसको सिर्फ ध्यान में रखेगा बस। फिर आता है कि कंसिलेटर को हम वैसे तो मना करते हैं कि कंसिलेटर आपका आर्बिट्रेटरल ट्रिब्यूनल में जाके आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है या फिर एज अ विटनेस नहीं आ सकता, लेकिन अगर पार्टीज आपस में म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि कंसिलेटर शुड कम एज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर या फिर वो उसमें जाए तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।